कर दिए। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कल आप लोग का एग्ज़ाम है और अभी के सेशन में आप देख रहे होंगे कि थंबनेल पर लिखा है आप सभी के लिए बेस्ट विशेस। और एक तरह से देखा जाए तो कहते हैं ना हम लोग, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से लगातार आप लोग का मैं कमेंट देख रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग अस्थिर हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, ठीक है? क्योंकि इस वक्त मैं समझ सकता हूँ कि स्थिति तनाव भरी होती है, तनावपूर्ण होता है और प्रेशर काफ़ी एग्जामिनेशन का होता है। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए और इस समय आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, आखिरी क्षण में आपको कंसंट्रेट करने के लिए, आपके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आपके बीच सर आ गए हैं। और लगातार आप लोग पिछले 1.5 महीने से आप लोग के लिए जो भी हो सकता है, जो भी व्यवस्था हो सकता है, या जितनी भी क्लासेज अरेंज हुई है, भले ही क्लास हम लोग लेते हैं या हमारे जैसे और भी शिक्षक हैं जो क्लास लेते हैं, लेकिन इन तमाम अरेंजमेंट के पीछे, या ये यूं कहें कि सारी व्यवस्थाएं सर के द्वारा होता है। हर पल पल की निगरानी सर रखते हैं कि कौन सी क्लास किस तरीके से चल रही है, कहाँ बच्चे को किस प्रकार की सुविधाएं हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आपके हर तरह के जो दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम है, सबका निपटारा करते हुए लगातार इतने सारे बैचों की, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही सुसज्जित तरीके से जो मॉनिटरिंग होती है वो सर करते हैं। और लगातार आप लोगों के लिए क्या क्या और सर के द्वारा किया जाता है आप तो जानते हैं कि फॉर्म नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म भरने तक की हर तरह की, कहीं भी आपसे जरा भी फॉल्ट ना हो। यूं कहें कि इस कंपटीशन में हम लोगों से भी कहीं बढ़कर भूमिका सर की होती है। और आप लोगों को ये शुरू से लेकर सफलता के द्वार तक, इवन जब वेरिफिकेशन की बारी आती है, वहां भी सर की भूमिका कितना अहम रहता है आपने लगातार सालों से देखा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को शुभ आशीर्वाद। कल एग्जामिनेशन है और किस तरीके से एग्जामिनेशन में अपने आप को मेंटेन रखना है, अस्थिर रखना है और माइंड कंसंट्रेट करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में देना है। और रिजल्ट तक ही नहीं, वेरिफिकेशन तक के बाद सिलेक्शन तक पहुंचने में किस तरीके का आपको अपना मेंटेन रखना होगा, हर चीज उस पर सर आपसे बात करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे ताकि आप लोग का भविष्य उज्जवल हो। सबसे पहले सर को धन्यवाद
कि लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करते रहे हैं और कल आपका एग्ज़ाम है, आज भी सर क्लास लेने वाले हैं और 9, 10th, 11, 12th का एक संभावित तिथि 5 अप्रैल को होना है, उसके लिए भी सर लगातार तैयार ही हैं। और लगभग टीम के अन्य मेंबर यानी कि अन्य टीचर भी आप देख रहे होंगे कि आशीष सर साइंस लगातार करा रहे हैं, विकास सर आर्ट सेक्शन लगातार करा रहे हैं और जितना संभव हो पा रहा है यूट्यूब पर लगातार क्लासेस जा रही है और ऐप पर तो चल ही रहा था। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कल 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का एग्ज़ाम होना है और आपने लगातार खुद को उसके लायक तैयार किया है। लगातार आप मेहनत भी कर रहे हैं। मेरा एक ही कहना सबसे पहले है और आज जिस तरीके से बहुत सारे बच्चे हमको फ़ोन किए कि सर ऐसे सुन रहे हैं, वैसे सुन रहे हैं, तो तमाम इस तरह की अफ़वाहों से आपको पहले तो बचना है। क्योंकि थोड़ा-सा भी ये बातें दिमाग में आपका सेट कर गई, तो फिर इतने दिन का मेहनत आपका बेकार हो सकता है। सब दिन ऐसा होता है कि कुछ न कुछ इस तरह की अफ़वाहें उड़ते रहती है। हम लोगों को पूरी तरीके से पॉजिटिव मोड में रहना है, नेगेटिव बातों से लास्ट मोमेंट में बचने का प्रयास करना है। जो भी होगा देखा जाएगा, अपना एक सीट से मतलब है और उसके लिए हम लगातार मेहनत किए हैं, उसको कन्फर्म करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह की अफ़वाहें उड़ते रहती है। आप भी देखे होंगे कई सारा हमने यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो देखा, थोड़ा-सा हमको ठीक भी नहीं लगा क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट लगातार फ़ोन करने लगे। तो हम आपको यही सबसे पहले कहना चाहते हैं कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है। आपने बहुत बेहतर तरीके से मेहनत किया है और कंपटीशन लेवल आप देख ही रहे हैं, 1 to 5 है, 6 to 8 है, ये दोनों एग्ज़ाम कल आपका है। 6 to 8 में बनिस्पत 1 to 5 का ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आपके मेहनत के पीछे कितना भी कंपटीशन रहे उससे मतलब नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा, इस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे और अपना सीट सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। खाली ध्यान ये रखना है कि चंद बातें जो आपका एडमिट कार्ड पर जिस तरीके से जो भी नोटिस इसके रिगार्डिंग आपको दी गई थी, उसको अच्छे से स्टडी कर लेना है कि जब एग्जामिनेशन देने के लिए आप जाएं सेंटर पर तो कुछ भी उस तरह का कमी ना रहे जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अच्छे से पढ़ लेंगे। सेंटर पर 2 घंटा पहले पहुंचने की बातें थी, 1 घंटा पहले आपको इन कराएंगे। इन बातों का भी ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर थोड़ा सा किसी कारण से विलंब होता है या सेंटर लेट से पहुंचते हैं, कुछ भी तकनीकी प्रॉब्लम अगर आपके साथ होती है तो वो आपके एग्ज़ाम को डिस्टर्ब कर सकती है। इन बातों से बचने का प्रयास करना है और एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आप पहुंचते हैं, एक बोतल साथ में पानी ज़रूर लेके जाएंगे। मोबाइल तो नहीं ले जाने दिया जाएगा और भी उसके लिए बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन आपके साथ होगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे और सबसे पहले दिमाग को आप कूल करेंगे। कोई तरह का तनाव आप नहीं लेंगे और अगल-बगल से भी थोड़ा-सा तनाव वाले माहौल से बचने का प्रयास करेंगे। बातचीत आपस में थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे। कई बार क्या होता है कि आपस में बातचीत अगर करते हैं, किसी तरह का कोई भी उस तरह की बातें बोल दी गई तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है और फिर थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आपके लिए बन जाता है। क्योंकि आप ये समझ रहे हैं, हम हमेशा इस बात को बोलते हैं कि आप जो भी अगर 2 महीना मेहनत किए हों, 6 महीने मेहनत किए हों, 2 साल या 5 साल जो भी आप मेहनत किए हैं, एग्जामिनेशन हॉल का वो 2 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर उस समय खुद पर आप नियंत्रण रखें और सही तरीके से समुचित दिमाग का आप प्रयोग किए तो हमको लगता है कि आपके लिए बेहतर ऑप्शंस बनेंगे। आपका परफॉर्मेंस में निखार आएगा, आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा माइंडसेट किसी भी कारण से गड़बड़ होगा उस समय, उसके वजह से 1-2 नंबर ही कम आएगा तो आप समझ सकते हैं 1 नंबर का क्या महत्व है। 1 नंबर का महत्व उन छात्रों से जाके पूछिए जिनका कि पिछली बार बराबर मार्क्स आ गया, जिनके कारण बाद में चल कर के उनका कन्फर्मेशन नहीं हो पाया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दी गई और तो आप समझ सकते हैं कि 1 मार्क्स का क्या महत्व है। इसलिए करके कोई भी वैसी गलती नहीं करना है कि खास करके आसान क्वेश्चन में जो आपसे गलतियां हो जाया करती है उस पर ज़रूर कमांड करने का प्रयास करना है क्योंकि उस गलती के लिए कोई एक्सक्यूज आपके पास नहीं रहता है क्योंकि वो साधारण गलती आप पर निश्चित रूप से भारी पड़ता है।
और वो गलती की संभावनाएं तब बनती है जब खुद से आपका कंट्रोल हट जाता है या माइंड सेट थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, या कई बार उसको एग्जामिनेशन फोबिया वाली बात भी बोल सकते हैं कि ऐसे अन्य दिन आपका बेहतर परफॉर्मेंस रहता है और एग्जामिनेशन हॉल में जा करके तो आपका लगता है कि जानते हुए भी चीज़ें आप भूलने लगते हैं। इस तरह के माहौल से बचने का प्रयास करना है। दिमाग को एकदम ठंडे मन से थोड़ा सा स्थिर करके आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। और कई बार क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे, ओएमआर भरने में कोई तरह का प्रॉब्लम आपसे नहीं होना चाहिए। टाइम 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन सबसे पहले ओएमआर आप सही सही तरीके से उसको भरेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ओएमआर भरना है, कोई भी गलती आपसे ना हो, इस बात से आप बचने का प्रयास करेंगे। क्योंकि लाख आप परफॉर्मेंस आप बेहतर दे दें, कोई भी तकनीकी परेशानी हो जाती है, टेक्निकली ओएमआर भरने में गलती हो जाती है, तो सारा मेहनत आपका इतने दिनों का बेकार हो जाता है। इस बातों को समझना है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करें, तो क्वेश्चन बनाने के क्रम में कई बार होता है कि शुरू में ही 5-7-10 क्वेश्चन बहुत टफ डाल दिया जाता है, टफ पूछ दिया जाता है। वैसी परिस्थिति में एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश किए, नहीं बना, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, चौथे पे गए, पांचवें पे गए, पता चलेगा कि एकदम दिमाग हैंग करने लगेगा, लगेगा कि पता नहीं कि हम क्या पढ़ करके आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन एक भी हमसे हिल नहीं रहा है। लेकिन वही 10-15 क्वेश्चन के आगे जब टपेंगे तो आपको लगेगा अरे धीरे धीरे तब बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं एग्जामिनर का भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन वो सेट करते हैं। शुरू में कभी कभी क्वेश्चन टफ डाल देते हैं कि बच्चे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाए या फ्रस्ट्रेट हो जाया करते हैं। इन बातों से बचना है। शुरू में अटेम्प्ट इस हिसाब से आपको लेना चाहिए कि जो क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट हम जान रहे हैं, 100% जान रहे हैं, उसको बनाते हुए आगे बढ़ते आपको चले जाना है। और 150 का 150 क्वेश्चन आपको देखना है। सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में आपको जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, दोबारा से जा करके वहां पर क्वेश्चन बनाने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए, एक एक क्वेश्चन पर आप टाइम देना स्टार्ट किए, तो पता चलेगा कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में आपका 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बच जाता है, और उस परिस्थिति में टाइम आपका ओवर हो जाता है। पता चलता है कि लास्ट में 10 क्वेश्चन ऐसा था कि आराम से 4-5 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा आपके पास अफसोस करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का जब हम प्रैक्टिकली देखें, चाहे गंगा घाट पे हम टेस्ट लिए, चाहे सेंटर पे टेस्ट लिए, इस बार बड़ी बारीकी से ओएमआर ले करके परीक्षा के दौरान ही हम बच्चों का देख रहे थे कि ये लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे थे। तो बहुत स्टूडेंट इस तरह का हमको मिले कि चलिए पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद ओएमआर रंगना स्टार्ट करेंगे। तो वो भी आपके पास बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है कि आप लास्ट टाइम में, टाइम का अभाव आपके पास हो सकता है, लास्ट में आप जल्दी जल्दी रंगने का प्रयास कर सकते हैं। जल्दी जल्दी रंगने में गलती की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती है। जल्दी जल्दी रंगने में आप रंग रहे हैं, ठीक से आप गोला नहीं रंग पाते हैं, ठीक से आपका बीच में आपका दिखते रहता है कि यहाँ पर नहीं रंगाया है, या गोला रंगने में दूसरे गोला पर भी आपका जा सकता है। तो इस तरीके का मिस्टेक की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती है अगर लास्ट में एक बार आप रंगने का प्रयास करते हैं। इसलिए कोशिश आपका रहना चाहिए कि क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, रंगते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, रंगते जा रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन बनाइए रंगिए, या 10 क्वेश्चन बनाइए रंगिए। ये क्रम आपके लिए बेहतर हो सकता है। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको बेहतर करना ही होगा, क्योंकि जैसे हिंदी है, लैंग्वेज सेक्शन है, या फिर जीएस का कुछ वैसा पोर्शन आपको मिलेगा जहां आप समय का बचत कर सकते हैं, और वही समय मैथ पर, रीजनिंग पर, या अन्य दूसरे पेपर पर आप लगा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इस माध्यम से आपका बेहतर हो सकता है। तो इन चंद छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। तुक्का वगैरह 10-15 क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसा मिलेगा, किसी भी एग्जाम में ऐसा होता है, ऐसा मिलता है क्वेश्चन जो कि कितना भी आप लाख चाहें तो वो क्वेश्चन आपसे सही नहीं होगा। वो नयापन लिए हुए क्वेश्चन आएगा, वो अचानक लगेगा कि इस तरह का क्वेश्चन में भी 2-4-5 क्वेश्चन मिल जाए कि जो लगेगा कि बिल्कुल आपके लिए नया हो। तो उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तुक्का का प्रयोग उसी 10-15 क्वेश्चन पे आप करेंगे। बाकी क्वेश्चन पर 50-50 में से एक ऑप्शन चूज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि फर्स्ट बार जो दिमाग आपका स्ट्राइक करता है तो कई बार होता है कि उसमें 80% संभावना रहता है। अगर 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन चुनना है तो वहाँ ज़्यादा सही की संभावनाएं रहती है। उस समय अगर आप इग्नोर करते हैं, आगे चल करके फिर दोबारा उस पर आते हैं, तो फिर वहाँ चूज करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो ये तो आदत की बातें हैं, पर्सन टू पर्सन वैरी भी कर सकता है। तो इन बातों पर भी आपको गौर करना चाहिए। और बेसिकली अब जैसे कल आपका एग्जाम होना है, तो आज एकदम अच्छे से आप नींद लेकर के सोना है, एकदम तनाव रहित आपको तनाव
कि इसमें कोई जगह नहीं है, उस तरह का प्रयास करना है। और अच्छी नींद लें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी टेंस में रहेंगे, अच्छी नींद रात में नहीं ले पाएंगे, तो कल आपका एग्जाम उससे में भी प्रभावित हो जाए और उस समय इसके वजह से 1-2 ही नंबर कम आए, तब भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिस पर गौर करके अपने परफॉर्मेंस को बेहतर आप कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अभी देख रहे हैं कि इतने बच्चे लाइव हैं और गुरुजी आपका आशीर्वाद। आप ये समझिए कि जो भी टीचर आपको पढ़ाए हों, आप प्लेटफॉर्म में पढ़े हों, दूसरे जगह पढ़े हों, तीसरे जगह पढ़े हों, ये बात आपको समझना होगा कि आप ही किसी भी गुरु या कोचिंग की पूंजी होते हैं। आज आपका रिजल्ट होगा, मान लीजिए आप जहाँ भी पढ़ाई किए होंगे, प्लेटफॉर्म में पढ़े होंगे, सर से पढ़े होंगे, जहाँ भी, तो अगर आपका रिजल्ट होगा तो समझिए कि आप ही के माध्यम से 10 बच्चे भविष्य में हमारे पास आएंगे। और अगर आप ही का रिजल्ट नहीं हुआ, किसी कारण से आप ही का रिजल्ट प्रभावित हुआ, तो उस परिस्थिति में हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि पता नहीं किस तरीके से पढ़ाए थे कि बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ। बहुत बातें हैं, इसलिए करके हमारी इज्जत बढ़ाना या हमारी इज्जत कम करना, ये दोनों आपके हाथों में चला जाता है कि आप किस कदर मेहनत करते हैं। टीचर, ये आप समझिए कि कोई भी टीचर आपको पढ़ाते हो, 30% टीचर का रोल है, 70% आपका मेहनत होता है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे, टीचर सही कंटेंट आपको देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, सही तरीके से गाइड करेंगे, तो दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों का म्यूचुअल मेहनत निश्चित रूप से सफलता का परिचायक होगा। और हमेशा गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ रहता ही रहता है, होता ही होता है। उसके लिए सर आशीर्वाद दीजिए, यह बात बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमेशा से आशीर्वाद आपके साथ में है। आप बेहतर कीजिए, बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए, रिजल्ट लेकर के आइए। किसी भी गुरु के लिए या आप अपने माता पिता की भी कल्पना कर सकते हैं, उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसलिए बाबू, खूब आपने मेहनत किया है और लगातार आप मेहनत कर भी रहे हैं। इसलिए करके माइंड सेट एकदम बूस्ट रखना है, एकदम खुद पर विश्वास बनाए रखना है, आत्मविश्वास से लवरेज रहना है। किसी भी तरीके से दूसरे तीसरे क्या बोलते हैं उस पर नहीं ध्यान देना है। एक सीट अपना सुनिश्चित करने का प्रयास करना है। और कंपटीशन कुछ भी नहीं है। आप यूं समझिए कि किसी भी कंपटीशन में 30% ही मेन कंपटीटर होते हैं। हमेशा ये बात हम बोलते हैं। 70% वैसे बच्चे हैं, क्वालिफिकेशन तो है, तैयारी कर भी रहे हैं, लेकिन जैसे आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वैसे बच्चों की संख्या एक लिमिट में होती है। इसलिए करके आप देखेंगे, अगर इसी का तुलना रेलवे या दूसरे वैकेंसी से करें जहां सैकड़ों, एक पोस्ट पर सैकड़ों बच्चे आपस में फाइट कर रहे होते हैं, तो फिर भी अगर आप 6 to 8 की हम बात करें तो 11 से 12 गुना, 11 गुना लगभग आपका कंपटीशन है। 1 to 5 की बात करें, 5 से 6 गुना कंपटीशन है। कहाँ कंपटीशन है? बस अपने पे कॉन्फिडेंस आपको बना कर रखना है, अपना बेस्ट देना है, एकदम रिजल्ट होगा। आपने जो मेहनत किया है उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। इसमें थोड़ा भी शंका की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं है। आप बहुत अच्छे मेहनत किए हैं। और आप ये बात आप समझिए ना कि अगर आपका रिजल्ट होता है, ऐसे ही आपके माँ बाप की आयु 5 से 10 साल बढ़ जाएगी। इससे बड़ी गर्व की बात आपके लिए क्या होगी? समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, आपके गुरु आप पर गर्व महसूस करेंगे, या जो आपके चाहने वाले हैं या जिन पर आपको बहुत ज़्यादा आशा और विश्वास है, भरोसा है, सब आप पर गौरवान्वित होंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसलिए कल आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से पढ़ाई किए हैं, वहाँ अपना बेस्ट देना है, कहीं कोई तरह का टेंशन नहीं, तनाव नहीं। आपने खूब अच्छा मेहनत किया, एकदम रिजल्ट होगा, एकदम रिजल्ट होगा। तो हम चाहते हैं कि अमरजीत सर अब इस बात को आगे बढ़ाएं और आशीर्वाद पूरी तरीके से सभी गुरुजनों का आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, आप लोग के इस टाइम पर आकर और आप लोग को जिस तरीके से मोटिवेट सर किए हैं। और आप लोग बिल्कुल बिल्कुल, आपका कमेंट में लगातार देख रहा हूं और आप जो भी कमेंट कर रहे थे सर, लगातार जो कह रहे थे आपके हर कमेंट का जवाब था। ऐसे तो कल आपका एग्जाम है, कायदे से अभी तो क्लास होना नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोग सुबह में एक मैसेज लिखे थे कि सर 5-10 क्वेश्चन अगर प्रोबेबिलिटी का हो तो आप करा दीजिएगा। तो मैं प्रोबेबिलिटी का 5-10 क्वेश्चन आपके सामने लेके आ गया हूं।
वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आए भी हैं और आ भी सकते हैं। तो ज्यादा लंबा नहीं, बस आधे घंटे से 45 मिनट की आपकी क्लास होगी और उसके बाद आप लोग को मैं आज का क्लास वहीं पे रखूंगा और आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन देंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो आइए हम आधे घंटे 45 मिनट के क्लास को कंटिन्यू करते हैं और प्रोबेबिलिटी में जो आपको प्रॉब्लम थोड़ा बहुत दिख रहा है उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड लेते हैं सबसे पहले, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी से तो हूबहू दिख जाए। ठीक है, ऐसे तो मैंने प्रोबेबिलिटी का आपको 4-4 5-5 क्लास करा दिया है, लेकिन फिर भी अंतिम क्षण में आप प्रोबेबिलिटी की डिमांड किए हैं तो अंतिम क्षण में हम आपके डिमांड को ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि आपकी सेवा करना हम लोग का लक्ष्य है, आपको आपकी सफलता तक पहुंचाना हमारी लक्ष्य है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कि एक दो निष्पक्ष 6 मुंह पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब देखिए, अगर आप डाइस को फेंकते हैं, ठीक है, अगर आप डाइस को फेंकते हैं तो मेरे दोस्त डाइस पर 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 से लेकर 6 तक का अंक अंकित होता है। जब हम दूसरे डाइस की बात करते हैं तो डाइस कोई भी हो उस पर 1 से लेकर 6 तक का अंक अंकित होता है। तो मेरे साथियों, जब आप दो डाइस को उछालेंगे ना, दो डाइस को जब आप थ्रो करेंगे तो उस पर कम से कम एक एक हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा मेरे मित्र 6-6 हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि मिनिमम योगफल 2 हो सकता है और मैक्सिमम योगफल मेरे दोस्त हमारा 12 हो सकता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि दो डाइस को हम फेंकते हैं तो अंकों का योग 13 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। आपको लगता है कि अंकों का योग कभी 13 आएगा? बिल्कुल भी नहीं, अंकों का योग मैक्सिमम 12 होता है। तो आइए, अंकों का योग 13 नहीं हो सकता, और जो कह रहा है अगर हमारे घटना में वो घटना नहीं घट सकता है तो उसे असंभव घटना माना जाता है। और जो असंभव घटनाएं होते हैं मेरे मित्र, उसे शून्य घटना भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से आपका मोर देन वन ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन आपका एग्जामिनेशन ने एक असंभव घटना को आंसर बनाया था। तो मेरे दोस्त, बाद में कई बार आंसर की चेंज भी हुआ है, तो ये यहां पर असंभव घटना है क्योंकि 13 मेरे दोस्त नहीं हो सकता है योगफल। ठीक है, तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये हमसे क्या कह रहा है कि 3 निष्पक्ष सिक्के को फेंकने पर, मतलब अब अभी डाइस का क्वेश्चन था, ये कॉइन का क्वेश्चन है। जब आप 3 कॉइन को फेंकते हैं और कहते हैं कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे दोस्त, कम से कम, ध्यान दो, कम से कम एक हेड की बात करें, ठीक है, या कम से कम मेरे दोस्त एक टेल की बात करें, तो याद रखना, इसके लिए आप कुछ मत करना, टोटल घटना में से एक घटा देना, टोटल इवेंट में से एक कम कर देना। अब आप ही बताओ, यदि आपने 3 कॉइन को फेंका है तो टोटल घटना, एक कॉइन को फेंकेंगे ना तो हेड या टेल, तो हेड या टेल आप कहते हैं, तो एक सिक्को फेंको, फेंकने से 2 घटनाएं, अगर आप 3 सिक्का को फेंकते हैं तो टोटल घटना 8 हो जाता है। तो मेरे दोस्त, कम से कम एक हेड की बात होगी, ये ध्यान रखना, कम से कम एक हेड की बात होगी तो भी 7 घटनाएं, और कम से कम एक टेल की बात होगी तो भी 7 घटनाएं। तो कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 7। कम से कम एक हेड आए, ऐसी मेरे दोस्त 7 घटना है, और 3 कॉइन को फेंकने से टोटल घटना 8, तो ये हो जाएगा 1/8। तो इस प्रकार, सॉरी, 7/8। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सब लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ये था हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। मेरे दोस्त, ये हमें कहता है कि यदि ए और बी कोई भी घटनाएं हैं, मतलब कोई भी, चाहे वो डिसजॉइंट हो या ज्वाइंट हो, क्लियर नहीं किया है, तो ए और बी अगर कोई घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो मेरे दोस्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ
तो आइए दोस्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आप सभी को यह बात पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल। देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत तरह के जवाब यहां पर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो मेरे दोस्त आपको यह बात पता होगा, एक मिनट रुक जाइए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ गड़बड़ कर दिए हैं इस। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त। अब मैं तो, मुझे तो क्वेश्चन वो अभी मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर ये मेरे दोस्त प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या इंटरसेक्शन बी है या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर अब यहां देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, ए और बी अगर दो इवेंट है, तो मेरे मित्र अगर ये ज्वाइंट इवेंट है या मेरे दोस्त डिसज्वाइंट इवेंट है, दोनों में से मेरे दोस्त कुछ भी नहीं कहा गया है, तो मेरे दोस्त याद रखना, अगर ज्वाइंट और डिसज्वाइंट की बात वो नहीं करेगा, तो सीधा सीधा क्या होगा कि मेरे दोस्त इस स्थिति में हमारा ये भी आंसर बन सकता है और ये भी आंसर बन सकता है, ठीक है। उसे ज्वाइंट या डिसज्वाइंट की बात कहना अवश्य चाहिए था। ओके, चलिए, इस क्वेश्चन को हमने आपको कराया भी है। 9-10 वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था ना, उसमें मैं इस क्वेश्चन को कराया था, मुझे याद आ गया। अब मैं एक बार उस क्वेश्चन को चेक ही कर लेता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं तुरंत चेक कर लेता हूं, अगर मुझे दिख जाएगा तो मैं अभी फाइनल क्वेश्चन निकाल ही दूंगा। डे 9 9-10 इसमें तो नहीं है, कोई बात नहीं है। आठ दिसंबर, ये शशि का क्या बोलते हैं। चलो मेरे दोस्त, अभी क्वेश्चन तो मुझे मिल नहीं पा रहा है, मैं उसको देख लेता हूँ, ठीक है, कहाँ पर 9-10 का क्वेश्चन है, उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। आइए पहले आगे बढ़ जाएं, थोड़ा ध्यान दो। ऐसे भी मुझे जिस चीज पर लगे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी गड़बड़ है, तो मैं पहले कंफर्म होऊंगा और फिर बात करूंगा, ठीक है। चलो, अब ये देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, एक थैले में दो लाल, तीन हरी, और मेरे दोस्त यहाँ पर दो नीली गेंदें। दो गेंदों को यदृच्छ रूप से मेरे दोस्त निकाला जाता है, दोनों में से किसी एक के भी नीला नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब मुझे ये बताओ कि एक बैग है और एक बैग में कितने तरह के गेंद हैं, लाल गेंद है, हरी गेंद है और मेरे दोस्त नीला गेंद है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, इसमें से दो गेंदों को बिना देखे निकाली जाती है, और हमें कहा गया कि दोनों में से किसी के भी लाल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो मेरे दोस्त यहां पर एक काम कर सकते हो, वन में से लाल होने की प्रोबेबिलिटी घटा दोगे, तो लाल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो आपके सामने दिख जाएगा। लेकिन मैं तो आपको वेरी सिंपल यही कहता हूं कि अगर मेरे दोस्त कह रहे कि नीला ना हो, तो अगर वो नीला नहीं होगा तो मित्र मेरे किस में से होगा, तो फिर वो लाल और हरी में से होगा। तो लाल और हरी में से होने का मतलब क्या है, पांच में से कोई दो होगा, जबकि हमने निकाला था किस में से, तो मेरे मित्र सात में से कोई दो निकाला था, तो यही इस घटना की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो आइए मेरे दोस्त, हम इस घटना, सुनिए ना, 9-10 का शशिकांत स्लाइड बनाया था, वो कैसे मिलेगा बोर्ड पर।
सॉरी फ्रेंड, आवाज आ गया, आ गया आ गया आ गया। चलो मैं साउंड बिल्कुल बिल्कुल मैंने आवाज आवाज थोड़ा सा बीच में बंद था। ओके, हो गया मेरे दोस्त। अब देखो, मैंने क्या कहा कि ए और बी कोई घटनाएं हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात करेगा, क्योंकि ये यूनियन था, वहां पर मिस्टेक्स इंटरसेक्शन लिखा गया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या, घटना ज्वाइंट है या मेरे दोस्त डिसज्वाइंट है। ये इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटी तो इसकी भी बनती है और पॉसिबिलिटी इसकी भी बनती है, ठीक है। लेकिन आपका बोर्ड ने क्या किया था मेरे दोस्त, इसको आंसर बनाया था। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये 2.0 के अंदर 9th में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका मैं ऑलरेडी आपको डिस्कशन करा चुका हूं। आओ अब बात इसकी करते हैं। तो मैंने क्या कहा, एक थैले में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंद है। इनमें से 2 गेंद को मेरे दोस्त निकाला जाता है। दोनों में से किसी के भी नीला नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मेरे दोस्त मैं ये पूछता हूं, अगर दोनों में से निकाली गई 2 गेंद में से कोई भी नीला नहीं होगा, यानी नीला में से नहीं होगा, तब तो वो लाल और हरी में से होगा। लाल और हरी में से होने का मतलब है 5 में से कोई 2 होगा, ठीक है, जबकि हम निकाले थे 7 में से। तो आइए मेरे दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 4/2 और ये हमारा होगा 7 इंटू 6/2। 2 से 2 हमारा चला गया, ये हमारा 2/3 हो जाएगा। तो ये 10/21 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सभी लोग आंसर लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त, और इस तरीके से आप काम करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप इसको थोड़ा सा समझिए, ये क्या है। ये हमें कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। कहता है कि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है। तो बताइए कि थैले में स्थित नीली गेंदों की संख्या क्या होगी। अब आप खुद बताओ मेरे दोस्त, 5 रेड बॉल है, ठीक है, 5 हमारा लाल बॉल है, अच्छा लगा। और मेरे दोस्त एक्स हमारा क्या है, तो एक्स हमारा नीली गेंद है, ठीक है। 5 लाल बॉल है और एक्स हमारा नीली बॉल है, ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल। ये क्या है, एक थैले में रखा हुआ है, ओके। हमें क्या बोला कि सर एक हो गया, मिल गया, कर दी। देखिए इनमें से मेरे दोस्त हमें कहा एक नीला गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है। तो अगर मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालूंगा नीले गेंद निकालने की, तो मैं एक गेंद निकालूं अब वो हो जाए नीला, तब तो इसी एक्स में से कोई एक होगा, आप कहोगे हाँ। जबकि हम निकाले हैं किस में से, हम निकाले हैं 5 + x में से। तो ये हो गया नीले गेंद निकालने की प्रायिकता। अगर मैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालूंगा तो लाल निकलेगा, तो इसी 5 लाल में से कोई एक निकलेगा। तो मेरे मित्र लाल गेंद निकालूं और उसकी प्रायिकता, तो लाल निकालूंगा तो इसी 5 में से कोई एक निकलेगा, और बटे टोटल कितना गेंद है, तो मेरे मित्र ये हमारा 5 + x गेंद है। तो मित्र मेरे ये हुआ नीले गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी और ये हुआ लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन तो यही कहा कि सर नीला गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी की 4 गुनी है। तो नीले की प्रोबेबिलिटी लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी के 4 गुनी है। तब तो मेरे मित्र इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 + x से 5 + x हमारा कट गया है। x बराबर डायरेक्ट हमारा 5 चौके 20 आ गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 हो चुका है, सब लोग बना रहे हैं और अच्छा लग रहा है। तो आओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब थोड़ा सा इसको समझो, ये क्या है मित्र मेरे, ये हमसे कह क्या रहा है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। ये हमसे कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या मेरे दोस्त उससे बड़ा, साथ ही साथ 1 या 1 से छोटा, यानी प्रोबेबिलिटी का मान मेरे मित्र 0 या उससे बड़ा होता है और 1 या उससे छोटा होता है। तो आप ही बताइए, जो 0 या उससे बड़ा हो, 1 या उससे छोटा हो, तो मेरे मित्र क्या वो कभी नेगेटिव होगा? अरे नंबर लाइन पे देखो ना, यहां पर 0 है तो इसके आगे जो कुछ भी होगा वो मेरे दोस्त पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, और पीछे आएंगे तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब यह है कि जो 0 और 1 के बीच में होना है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तब तो नेगेटिव के कोई चांस नहीं है।
प्रोबेबिलिटी का मान 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो ये मेरे दोस्त 1.9009 ये 1 से बड़ा है और प्रोबेबिलिटी का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब रही बात यहां पर, तो मेरे मित्र ये क्या होगा 18/23 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हुआ लेस देन 1। ये मेरे दोस्त हमारा सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो याद रखना प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, उसे 0 और 1 के बीच में ही रहना होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम डेली मेरे दोस्त क्लास लेंगे और हमारे क्लास का टाइम जो होगी वो 7:30 बजे शाम में होगी। ठीक है, आओ, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे दोस्त समय है, इसलिए इस समय का हम क्या बोले आपको एकदम ईमानदारी से मेरे दोस्त आपको बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जो प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं इनमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, देखो कहता है कि एक बॉक्स में 100 शर्ट है जिसमें 88 अच्छे शर्ट हैं, 8 में कम दोष है और 4 में ज्यादा दोष है। मेरे मित्र टोटल पता है 100 शर्ट है, और 100 शर्ट में मेरे दोस्त जो 80 शर्ट हैं, सॉरी 88, 100 में जो 88 शर्ट हैं वो गुड है। ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद 8 शर्ट ऐसे हैं जिनमें मेरे दोस्त कम खराबी है, 8 शर्ट ऐसे हैं जिनमें कम खराबी है, और मेरे दोस्त लास्ट के 4 शर्ट ऐसे हैं जिनमें ज्यादा खराबी है, जिनमें ज्यादा खराबी है। क्या क्या? ठीक है, अब हमें क्या कहा कि सर जिम्मी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छी शर्ट स्वीकार करता है। अच्छी बात है, अगर जिम्मी केवल अच्छी शर्ट को स्वीकार करता है, मतलब जहां तक बात जिम्मी की रही, जिम्मी की, जिम्मी क्या करता है, केवल और केवल अच्छी शर्ट स्वीकार करता है और बाकी स्वीकार नहीं करता है। मेरे मित्र एक दूसरी व्यवसायिक सुजाता है। इस सुजाता क्या करती है? सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शर्टों को रिजेक्ट करती है, अस्वीकार करती है जिनमें बड़ा दोष होता है, यानी बड़े दोष वाले को यह स्वीकार नहीं करती है। तो सुजाता केवल और केवल बड़े दोष वाले शर्ट को स्वीकार नहीं करती है, इसका मतलब ये कम खराबी और अच्छे शर्ट को स्वीकार करती है। ठीक है, अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी क्या मांगा है, हमें प्रोबेबिलिटी मांगा है कि एक शर्ट बिना देखे निकाला जाता है। तो बताइए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। पहला प्रोबेबिलिटी पूछा है जिम्मी द्वारा स्वीकार नहीं करने की प्रायिकता, और दूसरा पूछा है सुजाता के द्वारा स्वीकार करने की प्रायिकता क्या होगा। मेरे दोस्त दो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, दो प्रश्न पूछे गए हैं। जिम्मी के द्वारा स्वीकार नहीं करना, तो देखो जिम्मी क्या स्वीकार नहीं करती है, तो जिम्मी जो है ना क्या क्या स्वीकार नहीं करती है, तो जिम्मी गुड शर्ट स्वीकार करती है, कम खराबी और ज्यादा खराबी वाला को स्वीकार नहीं करती है। तो जिम्मी जिसे स्वीकार नहीं करती है उसमें कम खराबी और ज्यादा खराबी वाला शर्ट है, यानी मेरे मित्र 8 4 12, ये 12 शर्ट को स्वीकार नहीं करती है। कितना में से मेरे मित्र? 100 में से। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.12। दूसरा क्वेश्चन है सुजाता के द्वारा स्वीकार करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखो सुजाता स्वीकार क्या करती है, अच्छी शर्ट स्वीकार करती है और कम खराबी वाला स्वीकार करती है। कहने का मतलब 88 और 8 96, ये 96 को स्वीकार करती है। कितना में से मेरे मित्र? 100 में से। तो ये 0 हमारा 96 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया है। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी का क्वेश्चन रखा है और आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो ये हमारा 37 नंबर क्वेश्चन था। आइए अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। हो गया 37, चलो 38 नंबर क्वेश्चन। अब देखो मेरे दोस्त ये हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता का मान हो सकता है। मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि प्रोबेबिलिटी का मान 1 या उससे बड़ा, और मेरा 0 या उससे बड़ा, 1 या उससे छोटा, यानी प्रोबेबिलिटी हमारा ठीक है 0 या उससे बड़ा होगा और 1 या उससे छोटा होगा।
अब मेरे दोस्त 2 पॉइंट यहीं पे लिख लो। जानते हो, किसी निश्चित घटना, किसी निश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी होता है 1 होता है। जैसे 2 + 2 = 4, ये तो निश्चित घटना है। सूर्य पूरब में उगती है, ये निश्चित घटना है। तो किसी निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी ये मेरे दोस्त हमारा 1 होगा। ठीक है। और दूसरी चीज, किसी असंभव घटना, किसी असंभव घटना की मेरे दोस्त प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो किसी असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी 0 होगा और किसी संभव घटना की प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ओके मेरे दोस्त, आओ, ये था हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 39 पर और देखते हैं कि यहां पर मेरे दोस्त हमारा क्या होता है। देखिए, हमें यह कहता है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक खेल खेलती है। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच के जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की संभावना क्या होगा? अब आप बताइए, ये फाइट किसमें हो रहा है? संगीता और रेशमा में फाइट हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब हम ये कहेंगे कि अगर संगीता विन करेगी तो रेशमा लूज करेगी, या अगर संगीता लूज करेगी तो रेशमा विन करेगी। आप कहोगे बिल्कुल सर। तो देखो ना, इसमें लिखा हुआ है संगीता द्वारा जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है। तो संगीता द्वारा अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तब तो रेशमा द्वारा हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो भैया, जब संगीता जीत रही होगी तो उस समय रेशमा हार रही होगी, है ना भाई? अरे बोलो हाँ या ना। आप कहोगे हाँ। तो मेरे मित्र, ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि किसी के जो जीतने की प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, सामने वाले के हारने का वही प्रोबेबिलिटी होता है। क्योंकि जितना मैच संगीता जीतेगी उतना ही मैच रेशमा हारेगी, क्योंकि रेशमा हारेगी तभी संगीता जीतेगी। तो संगीता के जीतने की संभावना 0.62 है, तो संगीता के हारने की संभावना क्या होगा? तो याद रखना, किसी के जीतने या किसी के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी का योगफल सदैव 1 होता है। ठीक है। तो संगीता के जीतने और नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी का योगफल 1 होगा। अगर 1 में से संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी हटा देंगे तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी अपने आप आ जाएगा। तो ये हो गया संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी। और जो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी होगा वही रेशमा के जीतने की भी प्रोबेबिलिटी होगा। तो ये चीज दिमाग में अपना डाल देना, ठीक है, कि मेरे दोस्त, जो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है वही रेशमा के हारने की प्रोबेबिलिटी होगा, और जो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी है वही रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी होगा। क्योंकि ये जितना हारेगी मैच, ये उतना ही मैच जीत जाएगा, और ये जितना जीतेगा वो उतना ही हारेगा। क्योंकि जितना मैच रेशमा हारेगी उतना ही मैच संगीता जीतेगी, और जितना संगीता हारेगी उतना ही मैच रेशमा जीतेगी। तो इस तरह से रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगा? 0.38 हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आ जाओ। ठीक है। अब देखो इसको, ये क्या कह रहा है। ये हमें लिखा हुआ है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का योगफल क्या होगा? ये लिखा है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योगफल क्या होगा? अब प्रयोग क्या क्या हो सकता है? जैसे एक सिंपल सा प्रयोग ले लीजिए ना, कि अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं तो क्या होगा? या तो उस पर हेड आएगा या तो उस पर टेल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टोटल इवेंट यहां पर कितने हैं? तो मेरे मित्र, टोटल इवेंट हमारा 2 हो गया। टोटल इवेंट 2 हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, एक सिक्का को उछालना एक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें जिसमें जो हमारी इनिशियल घटनाएं हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर मेरे दोस्त मैं ये पूछता हूं, टोटल 2 घटना हो गया। अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछता हूं तो हेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, टोटल घटना 2 हो गया। मैं अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछता हूं, टेल कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, टोटल घटना 2 हो रहा है। तो मेरे दोस्त, हमने एक कॉइन उछालने का जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें मेरे मित्र हमारा हेड आने की घटना हुई और टेल आने की घटना हुई। तो मेरे दोस्त, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितनी भी घटनाएं होंगी, सभी घटनाओं की प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे ना तो सदैव 1 होना चाहिए। जैसे देख लो,
हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये बात अपने दिलो दिमाग में सेट रखना कि कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में जितनी घटनाएं घटती है सभी का योगफल 1 होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे दोस्त, अब हम इसकी बात करते हैं। ये क्या है, देखो, ये हमें कहता है सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों के जन्मदिन अलग अलग दिनों में होती है। फिर कह रहा है कि बताइए सर, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। और ये कह दिया है कि लीप ईयर को आप छोड़ दीजिएगा, मतलब आप लीप ईयर को इग्नोर कर दीजिए। तो लीप ईयर को इग्नोर करने का मतलब यह है कि मामला एक जनरल ईयर की है। ठीक है, मामला क्या है, एक जनरल ईयर की। और एक जनरल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, मैं मेरे दोस्त दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करता हूं। ठीक है, यहां पर दो लोग हैं मेरे दोस्त। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है, दोनों के जन्मदिन अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब आप ये कहो कि सर दोनों के जन्मदिन अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी अगर कोई कहता है, इसका मतलब यह है कि जिस दिन सविता की जन्मदिन होगी उस दिन हमीदा का जन्म नहीं हुआ होगा, हमीदा का जन्म मेरे मित्र किसी दूसरे दिन हुआ होगा। अब मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कहोगे क्या। मेरे दोस्त, मैं अगर आपसे यह कह दूं कि जिस दिन सविता का जन्म हुआ था मेरे दोस्त उसी दिन हमीदा का भी जन्म हुआ है, तो आपसे मैं पूछूंगा कि जब दोनों का जन्मदिन सेम ही दिन हुआ है तो फेवरेबल इवेंट की संख्या क्या होगा। अरे भैया, दोनों का जन्मदिन सेम दिन, अगर सेम डे दोनों का जन्मदिन होगा तो मेरे अनुकूल घटना जो है, मेरे अनुकूल परिणाम वो केवल एक होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन इसका जन्म हुआ उसी दिन इसका जन्म हुआ। तो जब दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ है, जब दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है, तो मेरे अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम कितने, तो कहोगे सर एक। क्यों? क्योंकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है। तो जब दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है तो मेरे अनुकूल परिणाम हो गए एक। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊंगा तो सीधे मैं कहूंगा दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है, यानी मेरे अनुकूल परिणाम 1 हो गए, और बटा टोटल परिणाम, तो मेरे मित्र किस में से, 365 में से। तो टोटल परिणाम हो गया 365। ये कौन सा आंसर हुआ है, ये मेरे दोस्त हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब दोनों का जन्मदिन सेम डे होगा तब की बात कर रहा हूं। देखो, जब दोनों का जन्मदिन मेरे दोस्त अलग अलग दिन होगा, जब दोनों का जन्म अलग अलग दिन में होगा तो क्या होगा। तो देखिए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लो मेरे दोस्त सविता का जन्म 1 जनवरी को हुआ है। कह क्या रहा है क्वेश्चन, कि दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन में हो, भिन्न भिन्न दिन में, यानी जिस दिन सविता का जन्म हुआ है उस दिन हमीदा का जन्म नहीं होगा। तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि जिस दिन सविता का जन्म हुआ अगर उस दिन हमीदा का जन्म नहीं होगा, तब तो हमीदा का जन्म होने के लिए कितनी संभावित हमारे पास ऑप्शन बचेंगे। तो आप कहोगे सर साल में 365 दिन होता है, अगर 1 जनवरी को सविता का जन्मदिन हुआ है, मतलब 1 जनवरी को सविता का जन्म हुआ है, तो 1 जनवरी को अगर छोड़ दिया जाए तो कितने दिन बचेंगे, 364 दिन बचेंगे। यानी इस 364 दिन में कभी भी हमीदा का जन्म, किसी भी दिन हमीदा का जन्म हुआ होगा। तब तो यहां पर मेरे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तो मेरे अनुकूल परिणाम 364 हो गए। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सीधा सीधा हम कहेंगे मेरे अनुकूल परिणाम 364 हो गया, और बटा टोटल परिणाम मेरे मित्र 365 है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि दोनों का जन्म अलग अलग दिन होगा तो 364 बटे 365 हो जाएगा, और दोनों का जन्म अगर एक ही दिन होगा तो 1/365 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो मेरे दोस्त ये था हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, ये हमें क्या कह रहा है, समझो थोड़ा सा। ये कह रहा है कि हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। अच्छी बात है। कह रहा है कि एक सिक्का 1 रुपए का है और दूसरा सिक्का 2 रुपए का है।
कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अरे भैया, सिक्का कै रुपया का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि सिक्के हैं कितने। तो मेरे मित्र, सिक्के तो दो हैं। मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि आप 2 सिक्के उछालो, 3 सिक्के उछालो, 10 सिक्के उछालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अगर आपने कम से कम एक हेड की बात किया, ठीक है, या मेरे दोस्त आपने कम से कम एक टेल की बात किया, तो याद इस बात को रखना, कम से कम एक हेड या कम से कम एक टेल की जो इवेंट होती है, उसके लिए हमने आपको क्या बोला, टोटल इवेंट -1। क्या? टोटल इवेंट और -1। तो मित्र मुझे बस इतना बता दो। आप कहोगे क्या बताना है सर, 2 सिक्के उछालेंगे तो टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 4 - 1 यानी कि 3 हो गया, 4 - 1 यानी कि 3 हो गया। ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। बनाते समय तो आप तुरंत ही बना सकते हो। कम से कम एक मेरे दोस्त बात करेगा हेड या कम से कम एक टेल की। सिक्के 2 हैं तो टोटल घटना 4, 4 में से 1 घटा दो तो 3 हो जाएगा, और बटा टोटल परिणाम 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3/4 होगी। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे दोस्त, लग रहा है आप लोग डिफरेंट डिफरेंट रेलवे स्टेशन पर हो और वहां से आप लाइव हो। मेरे दोस्त तहे दिल से आशीर्वाद आप लोगों के लिए है। मैं क्या कहूँ, मैं थोड़ा थोड़ा तो इस वक्त मैं थोड़ा थोड़ा भावुक भी हूँ, और ये कह सकता हूँ कि मेरे दोस्त, अगर आप में से जिन्होंने भी एप्लीकेशन की सारी वीडियोस को देखा है, वो ऑलरेडी कंफर्टेबल जोन में है, क्योंकि इतने कम समय मिले हैं कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ नहीं किया होगा इतने कम टाइम पे। बस आप लास्ट क्षण में जब एग्जामिनेशन देने जाओगे, आप वहां पर अस्थिर होकर के, कंसंट्रेट होकर के, हड़बड़ाना नहीं है और हेडेक नहीं, प्रेशर नहीं लेना है। और ये मेरी एक बात हमेशा याद रखना, माना कि पहला 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, छठा क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो शुरुआत आप छठे क्वेश्चन से करना, सबसे इजी क्वेश्चन से आप शुरुआत करना, और जो बनने वाला आपसे क्वेश्चन होगा, एक राउंड जल्दी से उसको एक राउंड में बना लेना, वो जो आपसे बनने वाला है, ठीक है, और वो भी जल्दी बनने वाला है। उसके बाद लगे कि जो थोड़ा बनने वाला तो है, जो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, उसको सेकेंड राउंड में बनाना है। और जो लगे कि बिल्कुल भी हमसे नहीं बनने वाला है, बहुत टाइम ले लेगा, उसको थर्ड राउंड में बनाना, और लास्ट में जो बचेगा उसे आप, मेरे दोस्त, जितने भी क्वेश्चन आप बनाए हो उसके देख लेना ऑप्शन किस हिसाब से चल रहा है, और उसे लास्ट में, मेरे दोस्त, जिसे आप तुक्का कहते हो, तुक्का का भी एक तरीका होता है कि आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप देखना कि वहां पर ऑप्शन किस हिसाब से आ रहे हैं, और उसी हिसाब से लास्ट के 4-5 क्वेश्चन जो बचेंगे उसको हिट कर देना। लेकिन शुरू से ही हिट करने वाला काम मत करना, पहले आप बनाना, जो आपसे बनने वाला हो पूरा पूरा बनाना। जब लगे कि हमसे बनने ही वाला नहीं है तो उसको छोड़ के भी मत आना, ठीक है। एकदम डर नहीं लगना मेरे दोस्त, तहे दिल से आशीर्वाद है, तहे दिल से। अब देखो ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक म्यूजिकल चेयर का खेल है, जो महिला संगीत बजा रही है उसे यह सलाह दिया गया कि संगीत प्रारंभ करने के 2 मिनट के अंदर कभी भी बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक महिला है जो संगीत बजा रही है, उसे यह निर्देश दिया गया कि आप 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत को बंद कर देना, ठीक है। अब सवाल हमसे पूछ रहा है, तो बताइए इसकी प्रायिकता क्या होगी कि संगीत को आधे मिनट के अंदर बंद किया जाएगा। अब सबसे पहली बात, महिला को क्या कहा गया था मेरे दोस्त? महिला से ये कहा गया था, अगर मैं यहाँ 0 रखूं, यहाँ मैं 1 मिनट कहूं, और इसको मैं 2 मिनट कहूं, तो महिला से कहा गया था कि आप 2 मिनट के अंदर, मतलब इस रेंज में, कभी भी म्यूजिक को बंद कर देना, है ना। लेकिन हमसे प्रायिकता क्या मांग दिया? हमसे प्रायिकता ये मांगा कि आधे मिनट में बंद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मित्र मेरे, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड होता है ना, वो आधे मिनट की बात किया, तो आधे मिनट में बंद करने की प्रोबेबिलिटी बोलोगे तो आधे मिनट का मतलब क्या होता है? 30 सेकेंड होता है, और 30 सेकेंड का मतलब 1/2 मिनट होता है ना। तो आपने कहा था कि 2 मिनट के अंदर आप कभी भी बंद कर देना, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी किसका मांग रहे हो कि आधे घंटे के अंदर बंद करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो 2 मिनट के अंदर बंद कर देना, ये जानते हो क्या है? ये हमारा टोटल इवेंट हो गया।
लेकिन हम चाहते हैं कि आधे घंटे में ही उसको बंद कर दे। तो मेरे मित्र, आधे घंटे में बंद करना ये मेरी इच्छित परिणाम है, ये मेरा फेवरेबल आउटकम है, ये मेरे अनुकूल परिणाम है। तो मेरे अनुकूल परिणाम ये है कि मैं आधे घंटे में बंद कर, सॉरी आधा घंटा बार बार बोल रहा हूं, आधा मिनट में बंद करवाना चाहता हूं। जबकि हमने बंद करने कहा कितना देर में था, 2 मिनट में कहा था। तो ये मेरा टोटल फेवरेबल टोटल आउटकम हो गया। और मेरा इच्छा क्या हुआ बाद में कि केवल आधे मिनट में बंद करवा दूं। तब तो मेरे दोस्त हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी होता है अनुकूल परिणाम और बटे टोटल परिणाम। तो मेरे अनुकूल इवेंट क्या है कि मैं चाहता हूं कि आधा मिनट में म्यूजिक बंद हो जाए, और बटा टोटल, तो टोटल मेरे दोस्त 2 मिनट का टारगेट था। ओके, तो लीजिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 1/4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टैटिक्स बताइए। मेरे दोस्त स्टैटिक्स में बता चुका हूं, स्टैटिक्स मेरे दोस्त मैंने बता दिया है यूट्यूब के अंदर भी। तो आपको कभी भी टाइम मिलेगा तो आप जो पोर्शन आपको देखना होगा यूट्यूब पर मैंने स्टैटिक्स की आखिरी वीडियो पर आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। तो आप आखिरी वीडियो को देख लेना, अगर देखने का इच्छा होगा वहां से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्योंकि लास्ट 6 to 8 में स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन मांगा था, तो आप उसे देख सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको बता दूं थोड़ा सा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो मेरे दोस्त, इस इस क्वेश्चन को करने के बाद हम आते हैं। आप चिंता मत करो, हम बताएंगे मेरे दोस्त, हम बता देंगे। तुम्हारी जो इच्छा है हम उसे करेंगे। अभी आधे घंटे लगेगा, मैं उसे कर दूंगा। तूने पूछा है मुझसे, मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक्स के अंदर भी। देखो, सबसे पहले हमें क्या कहा है कि 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। ये देखिए मेरे दोस्त, हमारे पास एक बक्सा है, 5 लाल गेंद है और मेरे दोस्त इसमें कुछ नीली गेंद है। कोई दिक्कत है? नहीं। हमें क्या कहा गया कि सर, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकाली जाए, है ना, तो नीली गेंद के निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लाल गेंद के निकालने की प्रोबेबिलिटी की 2 गुनी है। तो बताओ नीली गेंदों की संख्या क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं इसमें से एक गेंद निकालूं और वो नीली हो जाए, तो किस में से होगा? एक्स में से ही होगा, है ना। तो एक गेंद निकालूं और नीली हो जाए तो इसी एक्स में से कोई एक होगा। जबकि निकाले हैं किस में से? 5 + एक्स में से। ठीक है मेरे दोस्त, आप कहोगे हाँ जी सर। अब एक गेंद निकालूं और वो लाल हो जाए तो इसी 5 में से कोई एक होगा। लेकिन निकाले हैं किस में से? 5 + एक्स में से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीली गेंद की प्रोबेबिलिटी लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी का मेरे दोस्त 2 गुना है। 2 गुना कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इससे मेरे दोस्त ये कट जाएगा, x बराबर हमारा 10 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 10 हो गया है। क्या कोई भी प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये कोई, आओ अब मेरे दोस्त, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं इंपॉर्टेंट टाइप का थोड़ा सा, जिससे कि आपको मेरे दोस्त अच्छा लगे। आओ आओ, इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त देखो, धराधर अभी जो मैं बताने वाला हूं इस पर थोड़ा बात करो। क्या लिखता है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन और मेरे मित्र ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, तो चलो एक ही करा देते हैं। हमें ये लिखता है कि 1 2 3 डॉट 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 17 क्रमांक वाले 17 पत्तों को एक बॉक्स में डालकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। मतलब 17 गो क्या लिया जाता है? 17 गो पत्ता लिया जाता है। उस पर एक से लेकर किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4, इस तरह से 17 तक लिख करके उसको एक बक्सा में डाला जाता है और फिर बढ़िया से उसको मिला दिया जाता है। और मिलाने के बाद उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है और कहता है कि उस पत्ते पर अभाज्य संख्या होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब मेरे दोस्त मुझे ही बताओ कि अगर मैं 1 से लेकर 17 तक लिख करके पत्ते को अगर अच्छी तरह से फेंट दूं और उनमें से एक पत्ता निकालूं और उस पर मेरे दोस्त प्राइम नंबर होने की बात करूंगा, तो 1 से 17 तक में कितने प्राइम होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और मेरे मित्र 17। यही सब प्राइम होंगे 17 तक में? कहोगे हाँ सर। तो सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, है ना। टोटल पत्ता कितना है? 17। और निकाली गई एक पत्ते पर अगर प्राइम नंबर होगा तो मेरे मित्र किस में से होगा?
4 और 3 7, इन्हीं 7 में से कोई एक प्राइम नंबर उस पर होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन का हो गया है 7/17। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलो मेरे दोस्त चलते हैं आगे। ये क्या लिखता है, लिखता है कि 1 2 3 डॉट 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 17 क्रमांक वाले 17 पत्तों में एक 17 पत्तों को एक बॉक्स में डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं और एक पत्ता निकालते हैं। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उस पर आए संख्या 3 से विभाज्य होगा। 17 को पत्ता है जिस पर 1 से 17 तक लिख करके एक बॉक्स में डाल दिया, अच्छे से मिला दिए हैं। अब कह रहे हैं कि एक पत्ता जो हम निकाल रहे हैं वो मेरे मित्र 3 से डिविजिबल हो, है ना, 3 से डिविजिबल। तो अगर मेरे भाई निकाली गई पत्ते पर लिखे गए अंक अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो कौन कौन होगा? 1 से 17 तक में 3 से डिविजिबल कौन है? 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है भाई, तो 3, 6, 9, 12, 15 बस ना। आप कहोगे हाँ जी सर, तो आइए डायरेक्ट आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। 1 से 17 तक लिखा हुआ है, अगर उसमें से 3 से विभाजित होने वाली संख्या पत्ता पर होगा तो मेरे मित्र इन्हीं 5 में से कोई एक होगा। ठीक है, जबकि हम निकाले हैं किस में से? 17 पत्ता में से। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर सब लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए मेरे दोस्त काम करते हैं। ठीक है, अब फिर वही बात कह रहा है, 1 से 17 तक पत्ते डाले गए हैं, अच्छे से मिला दिए गए हैं। हमें कह रहा है बताओ तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। अरे 1 से 17 तक के पत्ते, 1 से 17 तक लिखकर पत्ते को एक बक्सा में डाल के अच्छे से मिला दिया, एक पत्ता निकाला। कह रहे उस पत्ता पर जो अंक हो वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। तो जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वो इसके एलसीएम 6 से भी विभाज्य होगा। तो आप मेरे दोस्त 1 से 17 तक में 6 से विभाज्य कौन कौन होंगे? तो आप सीधे सीधे कह दीजिए क्या? डिविजिबल बाई 7, सॉरी डिविजिबल बाई 6। तो डिविजिबल बाय 6 क्यों? जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 से कटेगा। तो 6 से डिविजिबल कौन कौन होगा? 6 होगा, 12 होगा। 1 से 17 तक में 6 से डिविजिबल यही दो संख्या हैं। तब तो मेरे दोस्त जो पत्ता निकाले हैं अगर उस पर लिखा हुआ अंक 6 से डिविजिबल होगा तो वो इन्हीं दो में से कोई एक होगा, जबकि निकाले हैं किस में से? 17 में से। तो मेरे दोस्त इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/17 हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आओ अब मेरे दोस्त हम आगे चलते हैं और इसकी बात करते हैं। अब देखो ये हमें क्या कह रहा है, इसको जरा समझो। हमें कह रहा है कि लॉटरी के 1000 टिकट बेचे गए हैं, इन टिकटों पर 5 पुरस्कार है। अच्छी बात है। यदि साकेत ने एक लॉटरी टिकट खरीदा है तो पुरस्कार जीतने की संभावना क्या होगा? अब सबसे बड़ी बात यह है, टिकट बेचा गया है 1000, लेकिन उनमें से केवल 5 ऐसे टिकट होंगे जो मेरे दोस्त विनर को मिलेंगे। यानी 1000 में से केवल और केवल 5 टिकट पर ही, 1000 में से केवल और केवल 5 टिकट पर ही पुरस्कार है। कहता है साकेत ने एक लॉटरी टिकट खरीदा है, पुरस्कार जीतने की संभावना क्या होगा? तो अगर साकेत पुरस्कार जीत रहा है इसका मतलब उसके पास जो टिकट आया है वो इन्हीं 5 टिकट में से कोई एक आया है जिस पर पुरस्कार निश्चित है। तो आइए सीधे सीधे इस घटना की प्रोबेबिलिटी निकालें। साकेत अगर लॉटरी का टिकट लिया है और साकेत अगर लॉटरी जीतेगा, साकेत के लॉटरी जीतने का मतलब है कि उसके पास वही टिकट आया होगा जिस पर पुरस्कार निश्चित है। तो पुरस्कार निश्चित होने वाले कितने टिकट हैं? 5। इन्हीं में से कोई एक साकेत के पास आया होगा, लेकिन निकाला किस में से गया है मेरे मित्र? 1000 में से। यानी आंसर हमारा 0.005 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। काम करते चलो और आगे बढ़ते चलो। अब देखो यहां पर अभी तो तुरंत ही आपको बताया था क्या कि सविता और हमीदा दोस्त हैं, दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/365 कुछ ही देर बताया था पहले। ठीक है, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एक ही दिन जन्मदिन नहीं होगा तो अलग अलग दिन होगा। तो 364/365 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आओ मेरे दोस्त, अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद होगा
याद हो तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो चीज। देखो यही है जो बताया था मैंने आपको, ठीक है। आओ मेरे दोस्त, अब हम चलते हैं किस पर, इस पर। अब देखो हमसे ये क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है, ठीक है। दुकानदार 5 नर मछली और 8 मादा मछली वाला एक टैंक से यह दृक्ष रूप से एक मछली निकालता है। क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि निकाला गया मछली मेल मछली हो। मेल मछली का मतलब नर मछली हो, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप ही बताइए, अगर किसी बक्सा से एक मछली निकाले, अगर वो निकाली गई मछली नर मछली हो, पुरुष मछली हो, तो नर मछली टोटल है कितना, 5 ना। तो निकाला गया एक मछली अगर नर मछली होगा तो इसी 5 में से कोई एक होगा। लेकिन निकाले थे किस में से मेरे मित्र, 13 में से। तो आंसर हमारा 5/13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा और कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। अब देखो इसको, ये क्या है, हमें कहता है कि गेम ऑफ चांस खेल की एक तीर, गेम ऑफ चांस खेल में एक तीर घुमाना होता है। बचपन में मेला में जाते थे तो एक जुआ जुआ वाला खेल होता था जिसमें एक चक्री होता था, चक्री को घुमाता था, है ना। तो उसमें एक ना इस तरह से मेरे दोस्त प्लास्टिक वाला लगा होता था। वो प्लास्टिक वाला जिस अंक के सामने रुकता था उसे विजेता घोषित कर दिया जाता था। उसी प्रकार का ये एक चक्री है और चक्री पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 तक का अंक अंकित है, ठीक है। और इन्हीं में से किसी एक पर रुकता है वो। ये समान रूप से संभावित परिणाम है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि यह विषम संख्या पर रुकेगा। यानी चक्री को अगर हम घुमा दें और हम ये कहें, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि चक्री किसी ऑड नंबर पर रुकेगी। तो अगर ऑड नंबर पर रुकेगी तो 1 से 8 तक लिखा हुआ है, तो 1 से 8 तक में कौन कौन से ऑड ऑड होगा, 1 से 8 तक में 1 ऑड होगा, 3 ऑड होगा, 5 ऑड होगा और 7 ऑड होगा। 1 से 8 तक में मेरे दोस्त यही 4 ऑड हैं। तो अगर चक्री ऑड पर रुकेगा तो इन्हीं 4 में से कहीं एक पर रुकेगा। तो क्या कहोगे मेरे दोस्त, तो आप सीधे सीधे कहोगे सर इन्हीं 4 में से किसी एक पर रुकेगा, जबकि टोटल कितने अंक मेरे दोस्त, 8 अंक अंकित हैं 1 से लेके 8 तक। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त 1/2 होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस मेरे दोस्त बस। देखो अब ये सब सवाल आपसे बनने लग जाएगा। आओ इसको करते हैं, ये मेरे दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 3 क्वेश्चन और करा लेने दो ना मेरे दोस्त, उसके बाद हम स्टैटिक्स की बात बता करके क्लास को रोक देंगे, ठीक है। देखो एक थैले में 12 गेंदें हैं जिनमें x सफेद गेंद है, अच्छी बात है। आ, हमसे ये कहा गया है कि थैली में टोटल मेरे मित्र 12 गेंद है, ठीक है, टोटल 12 गेंद। और इस 12 गेंद में x गेंद ऐसा है जो मेरे मित्र सफेद गेंद है, x हमारा सफेद गेंद है, ठीक है। तो कह रहा है कि x सफेद गेंद है, यदि बैग में 6 सफेद गेंद और डाल दिया जाए, मतलब अगर बैग में 6 सफेद गेंद और डाल दीजिएगा तो गेंद की टोटल संख्या में 6 की वृद्धि होगी और सफेद में भी 6 की वृद्धि होगी। अरे आप डाले हैं 6 गेंद तो टोटल 12 6 18 हो गया, लेकिन वो 6 गेंद किस कलर का है, सफेद कलर का है। तो पहले से x गेंद सफेद था, अब 6 और हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ध्यान देना, एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता की तुलना में दुगुनी होगी। मतलब क्या क्या कहना चाहते हो, रुकिए। द द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल विल बी डबल देम। अच्छा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता पहले की तुलना में दुगुनी हो जाएगी, ये लिखना चाहिए था, ठीक है मेरे दोस्त, कोई बात नहीं है। अब ये बताओ, जब 12 गेंद था तो उसमें x गेंद सफेद था। अगर उस समय हम एक गेंद निकाले होते
और उसके सफेद होने की प्रायिकता निकालते तो पहले हमारे पास x सफेद गेंद था, इसी x में से कोई एक निकलता और निकाले किससे होते, 12 से होते। इस सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता पुरानी वाली हो जाएगी। लेकिन अब 6 नए सफेद गेंद डालने के बाद जो टोटल गेंद हुआ है उनमें से एक गेंद निकालें और वो सफेद हो जाए तो अब सफेद किस में से होगा, x+6 में से होगा। लेकिन मेरे दोस्त निकाले हैं किस में से, निकाले हैं 18 में से। तो क्वेश्चन हमारा यही कहता है कि सफेद गेंद निकलने की जो नई प्रोबेबिलिटी है वो मेरे मित्र पुराने वाली प्रोबेबिलिटी का क्या है, डबल है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो जाएगा। 3 से इधर गुना होगा मित्र मेरे 3x हो जाएंगे और इधर हमारा x+6 हो जाएगा। अब आप ही बताइए 2x का मान अगर 6 हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा, 3। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन हमने करा दिया है। अब जो जरूरत की चीज है वो मैं आपको करा देता हूं मेरे दोस्त। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल फैशन हो गया है पूछने का, तो ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, हम तुरंत मेरे दोस्त इसको निपटा देते हैं। देखो 2 से 101 तक की संख्या वाले पत्तों को एक बॉक्स में रखा जाता है, अच्छी तरह से मिलाया भी जाता है। इस बॉक्स में एक पत्ता निकाला जाता है। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि पत्ता पर अंकित अंक एक सम संख्या है। पत्ता पर अंकित अंक एक सम संख्या है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं मेरे मित्र, 2 से 101 तक में कितनी सम संख्याएं होगी, सबसे बड़ा सवाल। तो 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, मेरे मित्र ये हमारा कितना, 100। आखिरी सम संख्या तो 100 ही होगा, कहोगे हाँ जी सर। तो 2 से लेकर 101 तक में यही सभी सम संख्या होगी, है ना। तो कितनी सम संख्याएं हैं उसके लिए लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस और +1, इससे आपको पता चलेगा। तो मेरे दोस्त ये हमारा 98, 98/2 49 और एक हमारा हो जाएगा 50, यानी 50 गो सम संख्या है। हाँ, रही बात टोटल कितने नंबर होंगे, तो टोटल नंबर चूंकि 2 से लेकर 101 तक लगातार है, तो ये बात आप याद रखिएगा। जब इस तरीके से लगातार नंबर जाएगा ना और उसमें आपको कितनी संख्याएं हैं ये कभी खोजना हो जाए, तो इसके लिए आप कुछ मत करना, सीधे लास्ट में फर्स्ट घटाकर एक जोड़ देना। लगातार संख्याएं जब रहेगी और उसमें टोटल कितनी संख्याएं ये अगर आपको खोजना है तो लास्ट में फर्स्ट घटा के एक जोड़ देना, तो सीधा सीधा आपके पता चलेगा कि टोटल हमारे पास 100 नंबर है। अब टोटल 100 नंबर में सम संख्या क्या गो है, 50 गो है। तो हम एक गेंद ने एक पत्ता निकालते हैं और उस पर सम होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इवन होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो निकाली गई एक पत्ता पर अगर सम संख्या होगा तो मित्र मेरे इन्हीं 50 में से कोई एक होगा। लेकिन निकाले हैं किस में से, 100 में से। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त, आप काम कर रहे हो, इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है ना। चलो अब देखो ये सब तो मेरे दोस्त अब आप निकाल सकते हो, इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ अब देखो मेरे दोस्त ये हमसे कह रहा है, 2 से लेकर 101 तक की संख्या वाले पत्तों को एक बॉक्स में रखा जाता है और अच्छी तरह से उसे मिलाया जाता है। इस बॉक्स में एक पत्ता निकाला जाता है। क्या प्रायिकता होगी कि पत्ते पर जो अंकित अंक हैं वो एक पूर्ण वर्ग है ना, परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरे दोस्त अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात आप कर रहे हो तो आप मेरे दोस्त मेरी एक सिंपल सी बात ध्यान रखो, क्या 1 से लेकर 100 तक में कितने पूर्ण वर्ग हैं, सॉरी 2 से लेकर 100 तक में, एक तो लेना नहीं है, 4 से शुरू होगा तो लो ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, उससे आगे तो जाना नहीं है। तो गिन लो क्या होगा, 2 से लेकर 101 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 9 गो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है भाई, तो हमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। तो क्या कहोगे, अगर निकाला गया एक पत्ता पर पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो इन्हीं 9 पूर्ण वर्ग संख्या में से कोई एक होगा। लेकिन निकाले हैं किन में से,
तो 2 से लेकर लगातार 101 तक जाएंगे तो 100 नंबर हमें दिखेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 9/100 हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हमारा 72 नंबर क्वेश्चन हो गया। आओ 73 नंबर चलते हैं। ये मेरे दोस्त बेहतरीन क्वेश्चन है, आज के जमाने में इस तरह का फैशन हो गया है क्वेश्चन पूछने का। देखो क्या लिखता है कि एक थैले में 1 2 3 डॉट 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 30 संख्या वाली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद दृक्षया रूप से निकाली जाती है। क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद पर अंकित संख्याएं 3 या 5 से विभाज्य हो? मेरे दोस्त जानते हो 3 या 5 से विभाज्य जब भी आपसे कहे तो ऐसी स्थिति में थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। 3 से विभाज्य और मेरे दोस्त 5 से विभाज्य आपको लिखना होगा, इसलिए मेरे दोस्त इसका कम दायरा रहता है। अब देखो 3 से विभाज्य अगर लेते हैं 1 से 30 तक में तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। तो 3 3 6 3 9 1 10। 5 से विभाज्य लेंगे तो 5 एकम 5 दूनी 10 15 20 25 30। ये हमारा 5 से विभाज्य है। जब भी ये वर्ड इस्तेमाल करें ना 3 या 5, तो मेरे दोस्त इस स्थिति में 3 से विभाज्य भी लेना है, 5 से विभाज्य भी लेना है। लेकिन जो संख्या दोनों से विभाज्य होगा उसको 2 बार नहीं लेना है, क्योंकि 1 से 30 तक में कोई भी संख्या 2 बार नहीं होगी। तो देख लो इसमें अगर जो 2 बार नजर आएगा काउंट किया हुआ तो 1 बार हटा देना उसको। तो देखो मेरे दोस्त 15 यहाँ भी काउंट किए हो, 15 यहाँ भी काउंट किए हो तो 1 बार हटाना होगा। ठीक है, फिर देखो 30 यहाँ भी काउंट किए हो, 30 यहाँ भी काउंट किए हो तो 1 बार हटाना होगा। ठीक है, क्या और कोई है जिसको 2 बार काउंट किए हैं? बिल्कुल भी 2 बार काउंट इसके अलावा नहीं किए हैं। तब तो सीधे सीधे हमारा यहाँ 10 हो जाएगा, 11 12 13 14। तो मेरे मित्र हो गया 14 और बटे टोटल अगर हम निकाली गई एक गेंद डिवाइड बाय, ओह देखो मेरे दोस्त यहाँ पर 20 तक की ही बात कर रहा है और यहाँ पर ये 30 तक की बात किया है। तो चलो हम 20 तक को ही बता देते हैं ताकि आपका आंसर मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन में रहिएगा। ये भी मेरे लिए एक टेंशन वाली बात हो जाएगी। 20 तक ही रहना है, तो अगर 20 तक रहना है तो मेरे मित्र हम 3 से विभाज्य लेंगे तो 3 6 9 12 15 18, 18 के बाद 21 हो जाएगा जो 20 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम मेरे मित्र 21 तो नहीं ले सकते। ठीक है, 21 तो नहीं ले सकते, आगे 21 नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमको 20 ही तक रहना है। और 5 10 15 20 ये तो चलो ठीक है। अब इन देखो जो 3 से विभाज्य है, जो 5 से विभाज्य है, तो मेरे दोस्त 3 या 5 का मतलब होता है कि जो 3 से विभाज्य है वो भी लीजिए, जो 5 से विभाज्य है वो भी लीजिए, जो दोनों से विभाज्य है वो भी लीजिए, लेकिन किसी को 2 बार नहीं लीजिए। तो देखिए मेरे दोस्त हम इनमें और इनमें बस ये देख रहे हैं कि 15 को 2 बार काउंट कर दिए हैं। 2 बार क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 1 से 20 तक में 15 2 बार नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 1 बार 15 को हटा दे रहे हैं। तो डायरेक्ट डायरेक्ट हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3 या 5 से विभाज्य नंबर कितने हो गए हमारे पास? 6 7 8 9। तो मेरे मित्र 9 हो गया। और बटा टोटल 1 से 20 तक में टोटल घटना कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो 9/20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कहीं से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो मेरे दोस्त अब हम इसमें से हम समझ गए, या वाली क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, अब इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन हमें और मेरा मन पता नहीं क्यों आज कर रहा है आपके साथ एक दो क्वेश्चन और कर देने की, जो क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको हेल्प कर सकता है। वो कहते नहीं कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। तो मेरे दोस्त ये मन है जो नहीं मानता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब मेरे दोस्त मैंने आपको क्लास के अंदर कराया था। जो क्लास के अंदर करा दिया हूँ उसको दोबारा से तो नहीं कराऊंगा, वो करा देता हूँ जो मेरे दोस्त आने की संभावना होगी और जिसे मैं कराया नहीं हूँ। ठीक है, तो चलो आओ हम देख लेते हैं मेरे दोस्त, आपको समझ में आ जाए, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। हम्म, चलिए अब मेरे दोस्त इस पे आइए, इसकी बात करें सबसे पहले। हम्म, इसको तो मैंने मेरे दोस्त करा दिया है। मैं क्या कराने के लिए भी आपके सामने आया हूँ, मुझे कराना है
हाँ, ये वाली सवाल कराना है, ये वाली मेरे दोस्त सवाल कराना है। देखो दोस्त मेरे, ए 75% मामले में सच बोलता है और बी 60% मामले में सच बोलता है। दोनों में विरोधाभास हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अब यहां पर ध्यान दो कि ये हमारा ए और ये बी है, ठीक है। अब मेरे दोस्त इसके हम सच और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ही दिया हुआ है, डायरेक्ट डायरेक्ट कहता है कि ए 75% मामले में सच बोलता है। अगर ए 75% मामले में सच बोलता है, इसका मतलब ये 25% मामले में झूठ बोलता होगा, क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी काम करता है ना, तो वो अपने आप में 100% होता है। ये अगर 75% मामले में सच बोल रहा है, तो मतलब 25% मामले में ये झूठ बोलता होगा, ठीक है। रही बात बी की, तो बी मेरे दोस्त 60% मामले में सच बोलता है, तो मेरे दोस्त ये निश्चित तौर पर 40% मामले में झूठ बोलता होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये बताओ, 75% का मतलब 3/4 होता है, 25% का मतलब 1/4, 60% का मतलब 3/5 और 40% का मतलब मेरे मित्र 2/5। हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि दोनों में विरोधाभास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब मेरे दोस्त मुझे तो ये बताओ कि दोनों में विरोधाभास कब होगा? दोनों में विरोधाभास तब होगा जब एक सच बोले और दूसरा झूठ बोले, यानी कि ए सच बोले और बी झूठ बोले, तो झगड़ा होगा। या के लिए प्लस, या बी सच बोले और ए झूठ बोले, बी सच बोले और मेरे मित्र ए झूठ बोले, ठीक है, ए झूठ बोले, बी सच बोले और ए झूठ बोले, तो झगड़ा होगा, है ना। तब तो मेरे दोस्त यहां हम देखते हैं 6/9 और 3/9, तो 6 और सॉरी, ये 3 दूनी 6/20 और ये 3/20, तो 6×3 9/20 हो जाएगा। अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करिए, 45% हो जाएगा। 45% इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर, ठीक है। ओके, अब मेरे दोस्त इसको देखो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और। अब देखो मेरे दोस्त इसको पहले, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 5 लड़के और 4 लड़की एक पंक्ति में बैठे, इसकी कितनी संभावना होगी कि चारों लड़कियां एक साथ बैठेगी? अगर चारों लड़कियां एक साथ बैठना चाहेगी, तो परमुटेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जिनको एक साथ बैठना हो उसे एक काउंट कर लेना, ठीक है। और ये बाहर कितने हैं? ये 5 लड़के हैं। 5 लड़के और 4 लड़की को एक पंक्ति में बैठना था। चारों लड़की बोलती है कि हम एक साथ बैठेंगे, तो जो एक साथ बैठेंगे उन्हें एक काउंट कर लो। और बाहर में ये 5 हैं, तो 5 और 1 6, 6 लोगों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 6। आप जिन्हें एक साथ बैठाए हैं वो आपस में जगह भी बदलेंगे। 4 लोगों को एक साथ बैठाए हैं, वो आपस में जगह बदलेंगे, मेरे मित्र फैक्टोरियल 4 तरीके से। ये तो हो गया आपके अनुकूल परिणाम बटा टोटल परिणाम। तो टोटल परिणाम यह है कि आपने 5 और 4 कितने लोगों को बैठाया है? 9 लोगों को बैठाया है। यही हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। अब जैसे ही आप निकालेंगे, तो मेरे दोस्त ये पर 6 को ऐसे ही रहने दो, ये हमारा 24 हो जाएगा। रही बात 9 को, तो ये 9 × 8 × 7, मेरे मित्र रुक जाओ यहीं पर फैक्टोरियल लगाकर। अब ये देखो फैक्टोरियल 6 चला गया, 8×3 = 24 हो जाएगा, 3 से कटेगा 7 3 बार में। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 1/21 हो जाएगा। 1/21 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मेरे दोस्त, समाप्त करते हैं, ठीक है। ये सब आपको हम बता चुके हैं। हम्म। चलिए, बहुत अच्छा मेरे दोस्त।
जो क्वेश्चन आपको करा चुके हैं उसको मेरे दोस्त जिसके आने की संभावना है लास्ट टाइम में हम वो मेरे दोस्त आपको बताना चाहते हैं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट हो। जैसे देखो ये मेरे दोस्त है, ये हमें क्या कहता है, ये कहता है कि एक दिवसीय टूर्नामेंट में भारत के भाग लेने की संभावना 25% है, ऑस्ट्रेलिया के भाग लेने की संभावना 30% है। तो मेरे मित्र ये देखो, सबसे पहले भाग लेना, ठीक है, और मेरे दोस्त भाग नहीं लेना, ये दोनों दो चीज है। अब यहाँ पर इंडिया, ठीक है, और मेरे दोस्त ये इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ओके, ऑस्ट्रेलिया। अब देखो हमें क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, हमें ये कह रहा है कि 25% चांस है, 25% चांस है भारत के भाग नहीं लेने की। तो अगर 25% चांस है कि भारत भाग नहीं लेगा, इसका मतलब 75% चांस है कि भारत भाग लेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के भाग नहीं लेने की संभावना 30% है। अगर ऑस्ट्रेलिया 30% चांस है कि भाग नहीं लेगा, इसका मतलब है कि भाग लेने की संभावना 70% हो जाएगा, है ना। और आप जानते हो 75% का मतलब 3/4 होता है, 70% का मतलब 7/10, 25% का मतलब 1/4, 30% का मतलब 3/10। क्या कह रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दोनों दोनों के भाग नहीं लेने की संभावना क्या होगा। मेरे मित्र, दोनों के भाग नहीं लेने की संभावना अगर हम देखते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया भी भाग नहीं ले और भारत भी भाग नहीं ले, भैया भारत के भाग नहीं लेने की संभावना 1/4 है और ऑस्ट्रेलिया के भाग नहीं लेने की संभावना 3/10 है, यानी कि 3/40। मेरे दोस्त ये आप देख रहे हैं, दोनों में से किसी के भी भाग नहीं लेने की, क्या पूछा है, दोनों में से किसी भी भाग के भी भाग नहीं लेने की संभावना। चलिए, बहुत बच्चे ने बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे दोस्त काम किया है और कहीं से किसी को कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो मेरे दोस्त इस तरीके से हमारी कहानी क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हम, बच्चों का ये कहना था, लास्ट मेरे दोस्त एक चीज बता देता हूं। बच्चे ने कहा कि सर आप स्टैटिक्स में कुछ ऐसा बता दो जो कि हमें याद रख लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, स्टैटिस्टिक्स में आप ये बात याद रख लेना। यहाँ देखो मेरे दोस्त, ये दो बात, 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक और प्लस 2 गुने माध्य। इस बात को ध्यान रखना, इसमें कोई दो देकर तीसरा आपसे पूछेगा। ठीक है मेरे दोस्त, 2.0 में ये बात पूछा था। तो मेरे भाई ये तो हमारा मूल चीज है, इसको ध्यान रखना। मैं आपको इसको थोड़ा एक एप्लीकेशन बना के देता हूँ याद करने। तीन माध्यिका को क्या मैं तीन माध्यिका को मैं क्या मैं 2 माध्यिका प्लस 1 माध्यिका लिख दूं, और साथ ही साथ मेरे दोस्त क्या मैं इसे बहुलक और प्लस 2 माध्य लिख सकता हूं क्या। आप कहोगे हाँ जी सर, 3 माध्यिका को 2 माध्यिका प्लस 1 माध्यिका तो लिख ही सकते हैं, फिर से 3 हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, अब यहाँ ध्यान दो, ये 2 माध्यक, उधर से 2 माध्य ले आओ, उधर से 2 माध्य ले आओ मेरे दोस्त, 2 माध्य बराबर इधर क्या होगा, इधर हमारा बहुलक और मेरे दोस्त माइनस में माध्यक हो जाएगा। ध्यान इस बात का मेरे मित्र रखना कि इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेना, और 2 कॉमन लेकर के माध्यक और माइनस माध्य, माध्यक और माइनस माध्य, और बराबर बहुलक और माइनस माध्य। मेरे दोस्त आपके एग्जामिनेशन का ये सवाल हो सकता है, इस पर एग्जामिनेशन में सवाल मेरे दोस्त किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है। यानी आपको क्या करेगा, वो माध्यिका और माध्य का अंतर दे देगा, बहुलक और माध्यिका का अंतर मांगेगा, या बहुलक और माध्यिका का अंतर दे देगा, माध्यिका और माध्य का अंतर मांगेगा। ठीक है, तो मेरे मित्र इस चीज को आप ध्यान रखना है, 2 × मीडियन माइनस मीन बराबर या मॉड और माइनस मीडियन। ठीक है, यहां पर मेरे दोस्त कैसे, 3 × माध्यक, 3 × मीडियन, 3 × मीडियन बराबर मेरे दोस्त मॉड अब प्लस 2 × मीन। इस बात को अवश्य ध्यान रखना, यह तुम्हारे काम का चीज हो सकता है।
बस करो सबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस कर रहे हैं मेरे दोस्त, खत्म कर रहे हैं। ओके, एक पॉइंट की जानकारी देते हुए, अ, ये बात तो तुम जानते हो, प्रसरण, इसको विचरण भी कहते हैं, कहीं कहीं मेरे दोस्त इसको वितरण भी कह देता है ना। प्रसरण विचरण, जिसे आप वेरिएंस कहते हो। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, मेरी ओर से छोटी सी चीज, और ये मानक विचलन, मानक विचलन जिसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हो। ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है कि वेरिएंस बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर, और मानक विचलन बराबर अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, आपको वेरिएंस देकर मानक विचलन मांग देगा, और ठीक है, और मेरे दोस्त मानक विचलन देकर वेरिएंस मांग देगा, और वेरिएंस देकर मानक विचलन मांग देगा। ठीक है, इतना याद रखना, वर्गमूल निकालो, वर्गमूल निकालने पर भी कभी ये ऋणात्मक नहीं होगा, ये ऑलवेज मेरे दोस्त क्या होंगे, धनात्मक होंगे, ऑलवेज ये धनात्मक होंगे। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट मेरे दोस्त क्या ध्यान रखना है, यहाँ विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन बटे माध्य, ठीक है, और इनटू मेरे दोस्त क्या 100, इनटू मेरे दोस्त 100। ठीक है, ओके, हाँ जी सर। चलो, तो मेरे दोस्त ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बताते हुए क्लास को मैं खत्म करता हूँ, और वो बात क्या है मेरे दोस्त, उसको भी थोड़ा समझ लो। ये चरमान है, ठीक है, चरमान, ये चरमान है, ठीक। और मेरे दोस्त यहाँ पर हमारा क्या है, माध्य है, माध्य, जानते हो, माध्य को हम एक्स बार मान लेते हैं, चरमान को हम एक्स आई मान लेते हैं। ठीक है, बात को समझते रहना मेरे दोस्त। अगर प्रत्येक चरमान में के जोड़ते हो तो माध्य में भी के बढ़ जाएगा, प्रत्येक चरमान में से आप के घटाते हो तो माध्य में भी के घट जाएगा, प्रत्येक चरमान में के से गुना करते हो तो माध्य में भी के से गुना हो जाएगा, प्रत्येक चरमान में अगर आप के से भाग देते हो तो आपके माध्य में भी के से भाग हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। लेकिन मेरे दोस्त इस बात को ध्यान रखना, ये चरमान है, साथ में मेरे दोस्त प्रसरण है, प्रसरण समझते हो ना, वेरिएंस, और साथ में मानक विचलन है। इस बात को मेरे मित्र याद थोड़ा सा रखना, प्रत्येक चरमान में आप कुछ जोड़ो चाहे घटाओ, प्रसरण पर और मानक विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मेरे दोस्त अगर प्रत्येक चरमान में आप के से गुना करते हो, तो ये याद रखना, प्रसरण में के स्क्वायर से गुना होगा और मानक विचलन में केवल के से गुना होगा। प्रत्येक चरमान में अगर के से भाग देते हो तो प्रसरण में के स्क्वायर से भाग होगा, और मानक विचलन में केवल और केवल मेरे मित्र के से भाग होगा। आई होप कि इतनी सी बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो, तो मेरे दोस्त यहीं पर हम समाप्त करेंगे आज की कहानी को, एक आखिरी क्वेश्चन बताते हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है, दो चीज बताते हुए कि मेरे दोस्त सबसे पहले इसका माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन, ठीक है, और दूसरा मेरे दोस्त प्रसरण और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, बस आखिरी बता रहा हूं। ठीक है, आपको जब माध्य विचलन पूछेगा तो माध्य विचलन माध्य के रेस्पेक्ट में, माध्यिका के रेस्पेक्ट में, और बहुलक के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में माध्यिका निकाला जा सकता है। अगर माध्य के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो आपको यहां पर डेविएशन निकालना होगा चरमान में से माध्य घटाकर। अगर माध्यिका के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो डेविएशन निकालना होगा चरमान माइनस माध्यिका, है ना। अगर मेरे दोस्त बहुलक के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो याद रखना डेविएशन निकालेंगे चरमान और माइनस में बहुलक। जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसके रेस्पेक्ट में आप डेविएशन निकाल लेना। ठीक है,
जब कुछ नहीं बोलेगा तो मेरे दोस्त माध्यक के रेस्पेक्ट में निकालना, इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, मान लो जैसे क्वेश्चन आ गया 1 2 3 5 4 4 5 का माध्य विचलन बताइए, मीन डेविएशन। कुछ नहीं बोला, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो आप सीधे माध्यिका के रेस्पेक्ट में निकाल देना। यानी पहले पहले आप माध्यिका निकाल लेना। माध्यिका निकालना कैसे आता है, कैसे बताए हैं, आरोही अवरोही क्रम में सजा हुआ है, दो इधर बांट दो, दो इधर बांट दो, माध्यिका कितना हो गया, तो मेरे दोस्त ये माध्यिका हमारा हो गया 3, माध्यिका हमारा 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन नहीं, डेविएशन का मॉड। ठीक है, मॉड लगा के डेविएशन को पॉजिटिव कर देंगे। कैसे निकालेंगे, चरमान में से माध्यिका को घटाएंगे, माध्यिका के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसको। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहां पर ध्यान दो मेरी बात को, यही तुम्हारा चरमान है। ठीक है, तो देखो तुम माध्यिका निकाल चुके हो 3, चरमान है 1, 1 में से 3 जाएगा, आएगा -2, लेकिन मॉड के कारण मेरे दोस्त 2 हो जाएगा। 2 में से 3 जाएगा -1, लेकिन मॉड के कारण 1। 3 में से 3 जाएगा 0, तो 0 लिख दो। 4 में से 3 जाएगा मेरे मित्र 1। 5 में से 3 जाएगा तो मेरे मित्र 2। ठीक है, ये हो गया हमारा डेविएशन। और अब आपको क्या करना है, डेविएशन का मॉड जो किए हो ना, अब इसका माध्य निकाल दो। यानी सबको जोड़कर नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दो। 5 टर्म है, 5 से भाग दे दो। 3 3 6, 6/5, इसी को मीन डेविएशन कहा जाता है। तो मॉड लगा के डेविएशन को पॉजिटिव कर दो और उसके बाद उसका माध्य निकाल दो, इसी को मीन डेविएशन कहा जाता है। लेकिन मेरे दोस्त प्रसरण और मानक विचलन केवल और केवल माध्य के रेस्पेक्ट में निकलता है, माध्य के रेस्पेक्ट में निकलता है। इसीलिए मेरे दोस्त यहां पर आपको क्या करना है, सीधे सीधे माध्य निकाल देना है। अब देखो माध्य कैसे निकाल देते हैं। 1 माध्य निकालो, सबसे पहले माध्य को x बार से लिखते हैं, माध्य बराबर सभी चरमानों का योग बटे चरमानों की संख्या। कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, डेविएशन निकालना है, लेकिन डेविएशन नहीं, डेविएशन का स्क्वायर। यहाँ डेविएशन मॉड लगा देना जब माध्य विचलन निकालना हो, जब प्रसरण और मानक विचलन निकालना हो तो डेविएशन को स्क्वायर करना है। यानी हर चरमान में से माध्य घटाते हुए और स्क्वायर करके लिखते रहना। तो बताओ जी, चरमान तो हमारा ये ना है, यानी चरमान हमारा यहाँ तो लिख ही दिए हैं, तो घटाओ जल्दी जल्दी। 3 में चरमान में से माध्य घटाओगे, ये चरमान डाटा, डाटा में से मीन घटाओ। 1 में 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 में 3 गया 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 में 3 गया 0, 0 का स्क्वायर 0। 4 में से 3 गया तो मेरे मित्र 1, 1 का स्क्वायर 1। 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आपने डेविएशन का स्क्वायर निकाला है। अब डेविएशन का स्क्वायर निकाला ना, तो अब इसका माध्य निकाल दो। माध्य निकालोगे, 5 चरमान है, 5 से भाग दोगे, कहोगे हाँ। तो डेविएशन के स्क्वायर का जो माध्य है, इसी को मेरे दोस्त प्रसरण कहते हैं। तो ये हमारे पास 10/5 कितना हो जाएगा, 2। लेकिन जब मानक विचलन निकालोगे तो मानक विचलन होता है अंडर रूट प्रसरण, तो ये हमारा हो जाएगा √2। लेकिन मेरे तो निगेटिव नहीं लिखना, पॉजिटिव लिखना। तो ये तुम्हारे एग्जामिनेशन का आया हुआ सवाल था, जिसको मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, चलो इस तरह से मैंने आपको ये भी करा दिया है। दूसरी बात, ये बात मेरे दोस्त याद रखना, एक और चीज आपसे ये कहेगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान नहीं हैं। ऑप्शन माध्य, दूसरा माध्यक, तीसरा माध्य विचलन, चौथा मोर देन वन ऑप्शन, और पांचवा नन ऑफ दिस। तो याद रखो, सबसे पहली बात, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान होते हैं वो माध्य, माध्यिका और बहुलक, मेरे मित्र तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं। तो माध्यिका और माध्य ये तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान हैं, लेकिन माध्य विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति के मान नहीं है, इसलिए हमारा आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे ये कह देगा कि मेरे दोस्त देखिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक में से कौन बेस्ट तरीका है
केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के लिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के लिए याद रखना, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के लिए माध्य जो है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन है, माध्य हमारा बेस्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए तो मेरे दोस्त यहीं पर आज की कहानी को मैं समाप्त करता हूं। और सर 3 ना होगा, कहाँ 3 होगा रे? ए भाई कहाँ 3 होगा बताओ, कहीं में तो 3 नहीं है, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? हर जगह तो ठीक ही बताया हूँ। हाँ ठीक, चलो तो मेरे दोस्त आज मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और मिस्टर 9-10 आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, आपके लिए भी मैं व्यवस्था करके रखा हूँ और कल से आपके लिए भी सेवा, ठीक है, आरंभ हो जाएगा। आप एकदम टेंशन मत लीजिए, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। हमसे इसमें क्या, अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति के मान नहीं है, हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, ये बात आपने सही कहा। ये हमसे कर बोलिएगा ना कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कौन हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कौन हैं तो माध्यमादिक होगा, और केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कौन नहीं है तो माध्य विचलन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन मान है, माध्य और माध्यिका, इसलिए दोनों ऑप्शन लगा दिए। अगर कौन नहीं बोलेगा तो माध्य विचलन हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त ढेर सारे आशीर्वाद, बेस्ट विशेष के साथ मैं, हालांकि इंसान के अपने कर्म का जो अधिकारी होता है उसके फैमिली, उसके बाल बच्चे होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि मैंने अपने जीवन में अगर कोई अच्छे कर्म किए हों तो उसका अंश आप लोग को भी मिले। और ऊपर वाले से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। 6 to 8 1 to 5 आप लोगों का जो साथ रहा, आप लोग का जो सफ़र रहा वो काबिल तारीफ़ रहा, काफ़ी यादगार पल रहा। गवर्नमेंट ने जितना वक्त दिया उतने वक्त में मैंने पूरा प्रयास किया आपको सेवा देने की। कई बार यूट्यूब चैनल पर मैं गुस्सा भी हो गया कई कारणों से, फिर दोस्त मैं थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति का आदमी हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ वो मेरा जाता नहीं है, शायद मेरे जाते जाते ही जाएगा। आप जो भी एप्लीकेशन वाले बंदे हो, यूट्यूब वाले बंदे हो, मेरे किसी बात से अगर कभी आपको नाराज़गी महसूस हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और बाकी आप लोगों की जो यादें रही, आप लोग का जो साथ रहा काफ़ी यादगार रहा, ये पल हमेशा भविष्य में याद रहेगा। और मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ामिनेशन जब अच्छा जाएगा तो आप सिलेक्शन के बाद एक बार मिलने आप ज़रूर आइएगा, ताकि मुझे लगेगा कि जो काम किया गया वो सार्थक रहा, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद है, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, ठीक है। कल आप लोग के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ द लक, है ना, बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। आप लोग युद्ध के मैदान में अब उतरने के लिए तैयार हैं। कल युद्ध की रणभेरी तो बच चुकी है, कल युद्ध का दिन है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो मेरी ओर से एक ही चीज़ याद रखना है, स्पीड को कम नहीं होने देना और हड़बड़ाहट में मत आना, अपनी एकाग्रता बरकरार रखना, संयम से काम लेना, सब अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।